जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया को छोड़कर जब गया तो करोड़ों दिलों का भगवान बन गया। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से अपने 24 वर्षीय जवान बेटे की शहादत के बाद एक बूढ़ी माँ को उसको उसके गांव से केवल ये कहकर निकाल दिया जाता है कि वो एक डकैत की माँ है, जिसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन लकड़ियाँ बीन बीन कर बिताने पड़ते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद की, जो एक पराधीन राष्ट्र में भी आजीवन आज़ाद रहे। इनके ऊपर हज़ारों का इनाम रखा गया, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ सरकार इन्हें कभी पकड़ ना सकी। बात है 1919 की, जब जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद सारे देश में प्रोटेस्ट का एक नया दौर शुरू हो गया था, जिसमें अंग्रेज़ों ने बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की थीं। इन आंदोलनकारियों में एक 16 साल का नाबालिग भी था, जिसे कोर्ट के सामने जब पेश किया गया तो उसने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया, जिस पर झल्लाकर मजिस्ट्रेट ने उसे 15 कोड़ों के साथ साथ 15 दिन के कारावास की सज़ा सुनाई। उन्नाव का यह नवयुवक, जिसका नाम चंद्रशेखर तिवारी था, जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जेल से निकलने के बाद आज़ाद के सामने दो रास्ते थे। पहला, कांग्रेस में शामिल हो जाना, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसके नेताओं को हर जगह सम्मान मिलता था, यहाँ तक कि जेल में भी जिनके साथ अच्छा बर्ताव होता था। और दूसरा रास्ता था क्रांति का रास्ता। आज़ाद ने दूसरा रास्ता चुना। उनका राष्ट्रवाद अपने लिए कोई पद या ओहदा प्राप्त करना नहीं था, ना ही अपने परिवार के लिए कुछ करना था। उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पर आगे केवल मौत थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां समेत अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काकोरी की लूट को अंजाम दिया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस काकोरी की घटना पर मैं अलग से एक वीडियो कर चुका हूँ, जिसे अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों, काकोरी घटना के अभियुक्तों में आज़ाद ही एकमात्र ऐसे अभियुक्त थे जिन्हें अंग्रेज़ सरकार कभी पकड़ ना सकी। इसका एक बड़ा कारण था कि अंग्रेज़ों के पास उनका कोई हुलिया नहीं था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज आप चंद्रशेखर आज़ाद की जो फ़ोटो देखते हैं वो उनकी इकलौती एकमात्र तस्वीर है, जो उनके एक मित्र रुद्र नारायण ने तब खींची थी जब वो नहाकर अपनी मूँछों पर ताव देते हुए बाहर निकल रहे थे। हालांकि इस पर आज़ाद अपने मित्र से काफ़ी नाराज़ भी हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी तस्वीर अंग्रेज़ों के हाथ लगे और वो अपने मिशन में असफल हो जाएं। लेकिन रुद्र नारायण जी ये जानते थे कि आज़ाद जिस काम में लगे हुए हैं उसमें हर कदम पर मौत है, और आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में पता चले, इसके लिए कम से कम उनकी एक तस्वीर तो होनी ही चाहिए। रुद्र ने यह फ़ोटो हमेशा अपने घर में छिपा कर रखी, किंतु जब 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, तब रुद्र नारायण ने उनकी इसी तस्वीर को सार्वजनिक किया, जो आज तक हमें उनके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है। दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस जहां देश भर में अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, रैलियां निकाल रही थी, उसी देश में तब ऐसे भी लोग थे जो बिना किसी स्वार्थ के माँ भारती को आज़ाद कराने के लिए गुप्त रूप में कार्यरत रहते थे। उन्होंने कभी भी अपनी छवि चमकाने के लिए पोस्टर नहीं लगवाए, मीडिया में बयानबाजी नहीं की। ये वो लोग थे जो चुपचाप अपनी मातृभूमि पर जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में अंग्रेज़ों ने लाठी मार मार कर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी थी, जिसमें ब्रिटिश पुलिस के सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को जिम्मेदार माना गया। आज़ाद ने भगत सिंह समेत अन्य साथियों के साथ सैंडर्स से बदला लेने की योजना बनाई। सैंडर्स जब कोतवाली से बाहर निकल रहा था, तब भगत सिंह और राजगुरु ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, और आज़ाद का इशारा मिलते ही दोनों फरार हो गए। इस घटना के बाद आज़ाद अंग्रेज़ी फ़ौज से बचते हुए आगरा चले आए, जहां उन्होंने बम बनाने का काम शुरू कर दिया। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो धुएं वाला बम फेंका था, वो आज़ाद की ही फैक्ट्री का था।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड में फांसी की सज़ा सुनाई गई। तब आज़ाद अज्ञातवास पर थे। ऐसे में अंग्रेज़ सरकार पागलों की तरह आज़ाद को ढूंढने में लगी थी। इसी बीच 27 फरवरी 1931 को एक गद्दार ने ब्रिटिश पुलिस को चंद्रशेखर आज़ाद के ठिकाने की जानकारी दे दी, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया। लगभग 1 घंटे की भीषण गोलीबारी के बाद जब आज़ाद के पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने ख़ुद को मार ली और उस प्रण को सार्थक सिद्ध कर दिया जो उन्होंने बहुत पहले लिया था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। भारत माता का यह पुत्र सदा के लिए अपनी माँ की गोद में सो गया। दोस्तों, एक तरफ जहाँ ये क्रांतिकारी कांग्रेस की नीतियों का पुरजोर समर्थन करते थे, वहीं कांग्रेस ने कभी भी इनके विचारों को, इनके प्रयासों को समर्थन नहीं दिया। उल्टा जब भी मौका मिला इनकी निंदा ही की। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखे अपने आर्टिकल कल्ट ऑफ द बॉम्ब में इन क्रांतिकारियों की काफ़ी आलोचना की। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इन क्रांतिकारियों को कई बार सही मार्ग पर चलने की नसीहत दे डाली। दोस्तों, तब इन क्रांतिकारियों को आमजन की भाषा में आतंकवादी या फिर लुटेरा कहा जाता था। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 1949 में चंद्रशेखर आज़ाद के मित्र सदाशिव जब आज़ाद के माता पिता का हाल पूछने उनके गांव पहुंचे तो वहां वो आज़ाद की मां जगरानी देवी की हालत देखकर दंग रह गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि गांव के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया था। उन्हें डकैत की मां कहकर बुलाया जाता था। वो मां अपना पेट पालने के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाती थी, तब कहीं जाकर उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। वहाँ सदाशिव को पता चला कि आज़ाद की शहादत के कुछ साल बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आज़ाद के भाई की मृत्यु भी उनसे पहले हो चुकी थी। अब उनकी माँ एकदम अकेली रहती थी, जो कभी ज्वार तो कभी बाजरा खरीद कर उसका घोल बना कर पीती थी, क्योंकि गेहूँ, दाल, चावल खरीदने और पकाने लायक सामर्थ्य उनमें बचा नहीं था। माँ की यह हालत देखकर सदाशिव बहुत व्यथित हुए और उन्हें अपने साथ झांसी ले आए। आज़ाद की माँ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 1-2 साल सदाशिव के घर में ही बिताए। 1951 में उनका झांसी में ही निधन हो गया। सदाशिव ने उनका सम्मान अपनी माँ की तरह करते हुए उनका अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से बड़ा गांव गेट के पास के शमशान में किया। वहाँ आज भी घाट पर उनकी स्मारक बनी हुई है। आज़ाद की माँ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आज़ाद के घर वापस आ जाने के लिए एक मन्नत मांगी थी, इस वजह से उन्होंने अपनी 2 उंगलियां बांध ली थीं। वो कहती थीं कि आज़ाद के आने के बाद ही धागा खोलेंगी, लेकिन वक्त कुछ और ही चाह रहा था। ज़िंदगी के आखिरी दिन तक उनकी वो दोनों उंगलियां बंधी ही रह गईं। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में जिस पेड़ के नीचे आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी, आज उस जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल बना दिया गया है। खैर, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप सब कभी भी इलाहाबाद जाएं तो अल्फ्रेड पार्क ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत ऋण है इन क्रांतिकारियों का हमारे ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम।